तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को जान ले, वो ही असली हमदर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी एक सेठ हरिदास की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ हरिदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था, बाबूजी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। हरिदास जी को उस पर दया आ जाती थी और उसे रोज 5 या 10 रुपए दे दिया करते थे। एक दिन हरिदास के ऑफिस की छुट्टी थी, तो वे उस दिन अपनी पत्नी सावित्री के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वो लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी हरिदास के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब दोपहर से शाम होने लगी तो वो लड़का निराश होकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसे दूर से हरिदास अपनी पत्नी के साथ दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखे। उसने दौड़कर उन्हें जोर जोर से आवाज़ लगाई, बाबूजी, बाबूजी। हरिदास को तो नहीं, पर उनकी पत्नी सावित्री को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उनको ही आवाज़ लगा रहा था और हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी सावित्री ने कहा कि आपको कोई आवाज़ लगा रहा है। तभी हरिदास को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए। शायद वही लड़का आवाज़ लगा रहा है। वे दोनों रुक गए और उसके पास आने का इंतज़ार करने लगे। जब वो लड़का पास आया तो उन्होंने 20 रुपये निकालकर उस लड़के को दे दिए। ये देखकर सावित्री बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मेम साहब, मेरा नाम कैलाश है और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं इसीलिए भीख मांगकर खाता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई तो सावित्री ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए और कहने लगी, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सावित्री की कही हुई बात कैलाश को समझ आ गई और उसने ये सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वो कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। कर्तव्य करने के बाद वो आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वो वहाँ सभी लोगों को कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा कि एक दिन शाम के समय मैं एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहाँ से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा हुआ था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने
उसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि वो विकलांग था। उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर तड़पकर मर जाए। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और जब कैलाश ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी ये लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दोनों हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मैं आज से मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वो आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए कैलाश जा रहा था, तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर भीड़ लगी हुई दिखाई दी। कैलाश भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वो चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को कितना पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन उस आदमी से चाय खरीदकर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप ये चाय बेचने का काम कब से करते हैं? कैलाश की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा, ये काम मेरे पिताजी भी क्या करते थे। कैलाश ने सोचा कि तभी ये इतनी कुशलता के साथ चाय बना रहे हैं, लेकिन क्या मैं इतनी आसानी से चाय बना पाऊंगा? उसने चाय बनाने वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो वे मेरे पास आएंगे। इसलिए तुम एक काम करो कि बाजार के दूसरे छोर पर अपना ठेला लगा लो। कैलाश उस चाय वाले की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन कैलाश ने वहीं अपना ठेला लगा करके अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली। अब कैलाश रोज सुबह उठता और नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करता और उसके बाद चाय बनाता। कैलाश सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। कैलाश ये सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय खरीदकर पीता। चाय से ज़्यादा उसकी बातें होती थी। वो इतने प्यार से बोलता कि कोई भी
जो एक बार चाय पीता तो वो एक बार में 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में कैलाश इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर कैलाश चाय वाले का नाम रखा था। अब उस पुराने चाय वाले के दुकान में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कैलाश चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वो कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब वो चाय वाला कैलाश की दुकान पर आया तो कैलाश ने बड़े सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बैठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वो उसे चाय के पैसे देने लगा तो कैलाश ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए, और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है। उस चाय वाली ने सोचा कि क्यों ना मैं कैलाश को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि कैलाश अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि मेरे ग्राहक बने रहे। लेकिन कैलाश की मासूमियत देखकर उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो कैलाश को कुछ कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर कैलाश ने कहा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो। तो चाय वाले ने कहा, बेटा कैलाश, मैं कैसे कुछ कहूँ और किस मुंह से अपनी परेशानी बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है अगर मैं अपनी परेशानी बताऊँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। कैलाश कहने लगा, अंकल जी, आप एक बार बोल के तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तभी चाय वाला कहने लगा, कैलाश बेटा, जब से तुमने चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा अब मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इसके अलावा मुझे दूसरा काम नहीं आता। मेरा घर इसी ठेले की चाय से चलता है और मेरा घर भी यहाँ से पास में ही पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय वाला उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर कैलाश कहने लगा, बस इतनी सी बात अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकियों में हल कर देते हैं। वो अंकल कहने लगे, कैसे बेटा। कैलाश ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। कैलाश की बातें सुनकर वो चाय वाला कैलाश को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो मन ही मन कैलाश को आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन कैलाश ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो वहाँ से कहाँ जाए, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वो सोच रहा था कि काश आज उसके माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता और वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। फिर उसने खुद को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वो एक दिन
इस वक्त को बदलकर ही रहेगा। उसने अपने आंसुओं को भी पूछा और दूसरे शहर में पहुंच गया और मन ही मन कहने लगा, अब आप खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और अपने काम में लग गया। कैलाश वहाँ भी वही बातें बोलने लगा जो पहले बोलता था। कैलाश के उन मासूमियत भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग रुकने लगे और रुककर सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच करके कुछ लोग उसके पास रुक के चाय पीते, तो कुछ लोग उसकी वो मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे बोलने को कहते और चाय का मज़ा लेते। इसी तरह कैलाश धीरे धीरे वहाँ भी अपनी चाय के लिए फेमस हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में कैलाश को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिससे कैलाश की अच्छी खासी कमाई होने लगी। कुछ महीने काम करने के बाद कैलाश ने एक छोटे से घर के लिए जमीन खरीद ली और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते कैलाश चाय वाले ने 2 से 3 मंजिल बना के तैयार कर ली। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक अच्छी लड़की देखकर शादी भी कर ली। उधर सेठ हरिदास जी और सावित्री जी थी। वे अब धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। और हरिदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर में पुत्र और पुत्रियों का आगमन हुआ। जब भी सावित्री जी का मन करता था तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे और बहू के पास चली जाती थी, लेकिन उनके बेटे और बहू उनके पास त्योहार पर भी मिलने नहीं आते थे। हरिदास जी तो अपने मन को मना लेते थे कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन सावित्री जी को अपने पोते पोतियों की याद आती थी। इसलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर के भी पोते पोतियों से मिलने चली जाती थीं। हरिदास जी सावित्री के मुंह को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे की बहुओं का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर हरिदास जी मुस्कुराकर चले जाते थे। ऐसा नहीं था कि हरिदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वो भी अपने पोते पोतियों से प्यार करते थे। इसीलिए तो वे सावित्री जी को वहाँ जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू के घर ले जाते थे। फिर बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन सावित्री जी ये सोचकर टाल देती थीं कि अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने में क्या बुरा मानना। हरिदास जी चुप हो जाते थे।
एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए कहा कि पिताजी, हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चुके हैं, आप लोगों को भी तो अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है। आज से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर हरिदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने सम्मान से बात कर रहे हैं और अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सावित्री जी तो अपने बेटे की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ नहीं पा रही थीं और अपने पति से कहने लगी कि बच्चे तो ठीक ही कह रहे हैं, अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ ही रहना है। कल से अच्छा है हम आज ही अपने बेटे बहू के पास चले जाते हैं। और वैसे भी हमारे पैसों पर तो हमारे बेटों का अधिकार है, अब उन्हें हम पहले दे या बाद में, बात तो बराबर है। सावित्री जी के बार बार कहने पर हरिदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। ये देखकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह उनका बड़ा बेटा अपने बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी सावित्री जी कहने लगी, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में एक व्यापारी का फ़ोन आया था। अगर मैं उससे आज ही नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी वो कैंसिल कर देगा, इसीलिए मुझे आज ही जाना होगा। तभी छोटा बेटा भी अपने बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा, क्या तुझे भी किसी व्यापारी से मिलना है? उसने कहा, नहीं माँ, मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का ही फ़ोन आया था। उसने कहा कि अगर मैं आज के आज ही बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे साजे से हटा देगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी सावित्री जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़े बेटे ने कहा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करते हो? हम लोग आएंगे आपको लेने के लिए, और आप कहीं दूसरे के घर में थोड़ी रहते हो। अभी आप आराम से रहो, जब भी हम दोनों में से जिसको समय मिलेगा आप दोनों को आकर ले जाएगा। तभी सावित्री जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग हमें रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते। अब छोटे बेटे ने कहा, अरे माँ, हमें लगा कि आप दोनों सो गए होंगे और रात भी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए हमने आपको रात में जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक सारा सामान पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव में ना आना पड़े। इतना कहकर वे दोनों बहू अपनी माता के पैर छूकर बाहर निकल गए। सावित्री जी अपने बेटों को ढेरों सारे आशीर्वाद देती रहीं और अभी हरिदास जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा
कि पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा है। उन्होंने सावित्री जी को आवाज़ लगाई। तभी सावित्री जी गर्म पानी लेकर उनके पास आई तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर इतना शांत क्यों लग रहा है? बच्चे कहाँ हैं? सावित्री जी ने मायूस होकर कहा, वे दोनों तो अपने बच्चों को लेकर चले गए क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। आजकल हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। सावित्री जी की बातें सुनकर हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने बेटे की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी करना नहीं चाहते थे। पर हरिदास जी अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए आए थे और पैसे मिलते ही वे सबके सब चले गए। उन्हें अब अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ नहीं लेकर गए। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। तभी एक दिन हरिदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। सावित्री जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में ले गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। यदि ज़्यादा देर हो गई तो हरिदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने वे सब जमा करवा दिए और फिर अपनी सहेली से सारी बातें बताने लगी। सहेली बोली, अरे सावित्री जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे अब तो 3 महीने बीत चुके हैं। अब तो वे दोनों अपने बिजनेस में अच्छा पैसा कमा चुके होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर सावित्री जी को वो सुझाव सही लगा। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताते हुए रोने लगी। बेटा बोला, माँ शांत हो जाओ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। अगर छोटे भाई के पास कुछ पैसे होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए। मैं 2-4 दिनों बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सावित्री जी बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटे को उन्होंने समझदार माना था, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। उसने भी कह दिया कि क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? पैसा तो इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए। अब आप अचानक से पैसे मांग रही हो तो मैं कहाँ से लाकर दूँ?
मेरे से तो पैसों की उम्मीद मत करना। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन रख दिया। अब सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, वही बेटे समय आने पर आंखें दिखा रहे हैं। यही सोचकर सावित्री जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सारे गहने और जेवर बेचकर पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार मिलने आए। बातचीत के दौरान सावित्री जी ने बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब ज़रूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन करके उन पर दबाव डाला कि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो बच्चों को पालकर बड़ा करते हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। तुम दोनों भाइयों ने तो उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे भी ले लिए और आज जब मुसीबत आई तो तुम ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों की धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था वो बेमन से ही सही, लेकिन अपने माँ बाप को अपने घर ले गया और हरिदास जी को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन वहाँ भी फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा था। बड़ा बेटा तो 5 दिन में ही थक गया। उसने भी हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कहा कि माँ, पिताजी का बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। सावित्री जी कहने लगी, बेटा अपने छोटे भाई से बोल दो और उससे भी मदद मांग लो। उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, माँ, आप लोगों ने कुछ पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो एक ही बातें कहकर हमें बार बार जलील करती रहती हो। एक तो रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। अब तो आए दिन अपने पैसों के लिए ताने देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहाँ से चला गया। बेचारी सावित्री जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने जल्दी से जल्दी घर के सारे काम निपटाए और अपने पति के लिए टिफ़िन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, उन्होंने आपको बुलाया है। सावित्री जी दौड़कर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, हरिदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख रुपए लगेंगे। लाख का नाम सुनते ही सावित्री जी को चक्कर आने लगे। वे मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते
तो आज मैं अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के सामने हाथ भी जोड़ने नहीं पड़ते। सारी गलती तो मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए नहीं कहती तो मेरे पति इन नालायकों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों पर तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। इन सब बातों को सोचकर सावित्री जी रो पड़ी। अपने आप को संभालती हुई बोली, सर मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा जितना जल्दी करोगी उतना ठीक रहेगा। अब सावित्री जी क्या करें? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें पता था अगर बेटे को फ़ोन करूँगी तो उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि उनके पास ना ही पैसा था और ना ही बेटे साथ दे रहे थे। फिर सावित्री जी ने हिम्मत करके अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी जब बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया तो सावित्री जी ने सोचा कि क्यों ना मैं उसके घर चली जाऊं। शायद आमने सामने बैठकर बात करने से वो समझ जाए। यही सोचकर सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वे छोटे बेटे के घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो ये मकान बेच दिया और कहीं दूसरी जगह जाकर घर खरीद लिया। सावित्री जी ने जब नए घर का पता पूछा तो उसने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। सावित्री जी परेशान होकर वहाँ से अस्पताल जाने लगी और सोचते सोचते पागलों की तरह वे कभी दौड़ती हुई तो कभी चलती हुई जा रही थी कि तभी एक कार वाले से टकरा गई। वो कार वाला उन्हें टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूर पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने सावित्री जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। सावित्री जी को कोई खास चोट नहीं लगी थी और वे पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वो हैरान हो गई। वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने जा रहा था। सावित्री जी ने जब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा, बेटा चल, जल्दी से अस्पताल चल। वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? तभी उसका बेटा बोला, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो तुम कार में और तुम्हारी माता पैदल इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? कहीं तुमने अपनी माता को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? पुलिस वाले ने पूछा तो बेटे की हालत सूखने लगी, लेकिन सावित्री जी को तो
उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी हो रही थी, इसलिए उन्होंने कह दिया, नहीं साहब, मैं तो पास के मंदिर में अपने पति के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने पिताजी के ही पास जा रहा था। शायद इसलिए छोटा सा हादसा हो गया। ऐसा कहती हुई सावित्री जी अपने हाथ पैर में लगी चोट पर ध्यान ना देते हुए उसकी कार में जाकर बैठ गईं और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने को कह दिया। पुलिस वाले ने बेटे से कहा कि अगर तुमने अपने माता पिता को तंग किया तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी मां को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नज़रों में आ जाने के कारण वो डर गया था, इसलिए उस समय चुपचाप अपनी मां को अस्पताल लेकर चला गया। जब वहां जाकर देखा तो हरिदास जी को ऑपरेशन के लिए ले जा चुके थे। जब सावित्री जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनकी फीस किसने जमा की, तो उन्होंने बताया कि ये कैलाश नाम का आदमी था, उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 10,000 रुपये अलग से जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया लेकिन आप नहीं आई तो वो इसलिए चला गया। सावित्री जी सोच सोच के परेशान हो गई कि ये कैलाश कौन है जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए भरकर चला गया। मैं तो किसी कैलाश को नहीं जानती। फिर अपने बेटे से कैलाश के बारे में पूछा तो उसने भी मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद हरिदास जी को ऑपरेशन के बाद बाहर ले आए। जब बाहर आकर अपने बेटे से मिलने को हुए तो बेटे ने अपनी मां को घर का पता बता दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद हरिदास जी की छुट्टी हो गई तो सावित्री जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि हम दोनों अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके घर आ जाओ। सावित्री जी ने उनका भी घर नहीं देखा था, फिर भी ऑटो वाले को घर का पता बताया तो उसने उस पते पर उनको पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के सामने बैठा देखा तो उन्हें देखते ही क्रोधित हो गई और घर का जल्दी से ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो उन पर चिल्लाने लगी कि आप लोग शाम के बाद नहीं आ सकते थे, आपको तो मालूम था कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। आज आप जैसे लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में नाक कट गई। आपको यहाँ बैठे हुए किसी ने देखा ही होगा कि इनके घर में कौन भिखारी आ गए। चिल्लाते हुए बहू ने सावित्री जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ से कुर्सी तोड़कर आई हैं। सावित्री जी ने अस्पताल में रहते हुए एक दिन भी ना तो पेट भर भोजन किया था और ना ही पूरी तरह कभी रात में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसलिए किसी से बहस किए बिना अपने काम पर लग गईं। अब तो सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर
सारा काम कर रही थीं और बदले में रोज अपनी बहू के ताने सुनती थीं। एक दिन देर रात को हरिदास जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे में रोशनी हो रही थी। जब वे कमरे के पास गए तो बेटे और बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तभी बेटे ने कहा, अरे यार, माँ के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ भी हुआ तो उनका शक सीधे मेरी तरफ आएगा। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा मौका देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। वो वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे। फिर सावित्री जी को उठाया और सारी बात बता दी और पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था? तो सावित्री जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बता दी। फिर हरिदास जी समझ गए कि उनके बेटे ने उन्हें किस मजबूरी में रखा है, वरना वो तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने सावित्री जी से कहा, अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वे दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से रात में ही निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय वाले के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वे दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते से वही कैलाश भी अपनी कार से जा रहा था। वही कैलाश जो कभी हरिदास जी से भीख मांगता था, पर अब वो 3 मंजिल मकान का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और हरिदास जी और सावित्री जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा, ये तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वो गाड़ी से तुरंत नीचे उतरा और दौड़कर उन्हें जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए उनके पास आया। जब वो पास आया तो हरिदास जी उसे पहचान नहीं पाए और बोले, माफ़ करना बेटा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी कैलाश ने कहा, बाबूजी, मैं आपका कैलाश हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने के लिए मना किया था, फिर भी आज आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा जी, आज आपके आशीर्वाद से ही तो मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा कैलाश आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी आपके द्वारा दिए गए 500 से तैयार किए गए कारोबार का है, जिससे आपका बेटा
इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके उस 500 रुपये का ब्याज ही तो है जो आपके बुढ़ापे में आपकी सहायता करेगा। फिर कैलाश ने उनसे उनके वहाँ होने का कारण पूछा। इस पर हरिदास जी और सावित्री जी ने अपनी सारी बात कैलाश को बता दी। उनकी बातें सुनकर कैलाश की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अम्मा बापूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और बेफिक्र वहाँ हमारे साथ रहना। कैलाश की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वे दोनों कैलाश के साथ उसके घर चले गए। वहाँ जाकर देखा तो कैलाश की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। हरिदास जी और सावित्री जी को देखकर कैलाश बहुत खुश था। बातों ही बातों में कैलाश ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने रुककर आपका बड़ा इंतज़ार किया पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग जा चुके थे। अब हरिदास जी और सावित्री जी खुशी खुशी कैलाश के घर में रहने लगे। इधर हरिदास जी का बड़ा बेटा था, उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वो बिस्तर पर पड़ा रहता था। और जो छोटा बेटा था उसको बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वो भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उनकी ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए किसी ने सही कहा है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। किसी ने सही कहा है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिन माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर मेहनत की ताकि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया। लेकिन वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या एक बेटा अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो उसके माँ बाप ने अपने बेटे के लिए किया है। माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता बल्कि इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप अपने माता पिता की सेवा करके तो देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।